इन्व्हाइट करूया, कारण त्यांना इन्व्हाइट करण्याबद्दल तुम्ही सगळेजण तयार आहात. तर प्लीज हेल्प मी वेलकम मिलेनियम टीम मेंबर, soon going to president team member, Dr. Parmeshwar. येस, थँक्यू सो मच. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू. नक्कीच खूप छान असं वॉर्म वेलकम केलं सगळ्यांनी. सगळ्यांना गुड इव्हनिंग, शुभ संध्याकाळ. यस, चलो. तो बहुत सारे लोग एनर्जेटिक बैठे हैं, बहुत सारे लोगों के पास एनर्जी ड्रिंक है, कुछ लोगों के पास अपना अपना शेक है. यस, इवनिंग डिनर हम जिसे बोलेंगे. तो आज का सुभाष, थैंक यू सुभाष सर. अमेजिंग ऐसा मेरा वेलकम किया है, मेरे बारे में बहुत सारा बताया उन्होंने कि मेडिकल फील्ड में काम करते हैं ऐसे वैसे कुछ. तो मैं ऐसा कोई डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं हूँ. एज ए वेलनेस कोच पिछले 4.5 साल से एज ए वेलनेस कोच बन के आपके जैसे ही मैं काम करता हूँ. यस, तो आज सिस्टम ने मेरे ऊपर जो भी जिम्मेदारी दी है एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने के लिए, क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. यस, तो ये आज मैं बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसे ही सीखता हूँ अभी भी. यस, तो आपको ये सेशन ध्यान देके सुनना है, क्योंकि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, और हर एक इंसान को डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम आ सकते हैं, आगे चल के आ सकते हैं. तो ये नहीं आने के लिए क्या करना है, ये आज हम देखने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें जानना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. ये सिस्टम जानने के बाद, उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से डिसऑर्डर है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के बाद होने वाले हैं, और वो क्यों होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या-क्या है, उसके रीजंस क्या-क्या है, और उसके बाद उसके ऊपर हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं. न हो इसलिए भी क्या दे सकते हैं, होने के बाद भी क्या दे सकते हैं. ये दोनों चीजें हम समझने वाले. सबसे पहले मैं स्लाइड के थ्रू जाऊंगा, क्योंकि स्लाइड बाय साइड जाएंगे तो अच्छा रहेगा. यस, आपको भी समझ में आएगा. यस, तो
थैंक यू सिस्टम, जिन्होंने आज मुझे ड्रीम टीम आज का हेल्थ टॉक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करने के लिए या ट्रेनिंग देने के लिए मुझे उन्होंने कहा है, मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी दी है। तो सबसे पहले मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर परमेश्वर भवन बटुले है। सीनियर ग्लोबल वेलनेस कोच बन के मैं पिछले कुछ दिनों से काम करता हूँ और मैं भी आपके जैसे ही इस कॉल के ऊपर इस सिस्टम में आया था बढ़े हुए वेट के रिगार्डिंग। और आज का जो सिस्टम है ना, ये मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के मुझे खुद थे। मेरा वेट ही बढ़ा था, उसका कारण था मेरा कॉन्स्टिपेशन, मेरे एसिडिटी, मुझे मुंह में छाले आते थे, मुझे पाइल्स का इश्यू था। ये सब प्रॉब्लम मुझे थे, खुद को थे। और ये सब प्रॉब्लम जब मुझे इस सिस्टम में आने के बाद पता चले ये सब इसके वजह से हो रहा है, तो मैंने मेरा खुद का 78 केजी वेट था, 18 केजी वेट लॉस किया। आफ्टर 4 मंथ मेरा वेट 60 केजी हुआ। आप देख सकते हो मैं अंडर वेट गया था, क्योंकि मेरे बॉडी में जो भी फैट है वो टोटल फैट मैंने कम किए। टोटल आइडियल फैट जिसे हम बोलते हैं 70% मेल के लिए, वो आइडियल फैट पे मैं आया था। और फिर मैंने 5 केजी मसल मास बिल्ड करके तब से आज तक मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, मेडिकल फ्री जी रहा हूँ। और मेरे जो भी डिसऑर्डर थे, मैं डिसऑर्डर बोलूंगा क्योंकि ये मेरे लाइफस्टाइल की वजह से होने वाले प्रॉब्लम थे। तो ये जो डिसऑर्डर थे, जो डाइजेस्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग थे, वो सब मेरे डिसऑर्डर जैसे जैसे मैंने लाइफस्टाइल इम्प्रूव किया, मेरा फैट लॉस हुआ, मैं सब चीजें इम्प्रूव करते गया, तो वो मेरी ऑटोमेटिक कम होते गई। तो मैंने जो किया है वही मैं आज बताने वाला हूँ। यस, तो ये मेरा खुद का रिजल्ट है। हर किसी का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। आज हम जो देखने वाले हैं मानव पाचन प्रणाली जिसे बोलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यस, ये इमेज देखी ना तो ऐसे कुछ लगता है ये क्या है यार, ये पेट के अंदर होता है, हर एक किसी बॉडी के अंदर होता है। यस, कोई भी जीव हो, मैं जीव बोलूंगा, यानी कोई एनिमल भी हो या ह्यूमन हो, हर किसी के बॉडी के अंदर पाचन प्रणाली होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन प्रणाली ऐसी होती है, इसकी जो सेवन बोलेंगे वो ऐसी होती है। तो इसके बारे में आज हमें जानना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव पाचन प्रणाली में क्या क्या आता है। तो भोजन से नली से लेकर गुदा तक कई अंगों से मिलकर ये प्रणाली बनती है। भोजन से लेकर गुदा तक कई अंगों से मिलकर ये प्रणाली बनती है। हमारे शरीर का पाचन तंत्र बना है, ये सभी अंग भोजन को पचाने से लेकर इसके पोषक तत्व अवशोषित करने और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने करने का काम करते हैं। यदि इनमें से कई भी अंग में कोई समस्या हो जाए तो पाचन गड़बड़ा जाता है। यस, तो ये देखो इस इमेज में आपको नजर आएगा, वहाँ पे हमारा मुंह है यानी कि तोंड है, ग्रासिका है, जठर है, जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और आखिरी में आता है गुदा। ये सब ऑर्गन हमारे पाचन तंत्र में आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इस इमेज पे आपको दिखाई देगा। इस इमेज पे कैसे हम जहाँ से खाना खाते हैं, चबा के खाते हैं, वहां से कहाँ तक आता है। ये धीरे धीरे पहले सबसे पहले क्या होता है, ओसोफोगस में जाता है, माउथ से ओसोफोगस में जाता है, उसके बाद स्टमक में जाता है, वहां से लीवर की कुछ कंडीशन स्टार्टअप होती है, पैंक्रिया की कंडीशन स्टार्टअप होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन जाता है, और फिर गुदा से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है। इसको सब जो कंडीशन है, सब जो प्रक्रिया है, इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, यस। और इसमें एक दो तीन ऑर्गन ऐसे हैं जिनका अहम महत्व है। उसमें आता है लिवर, गैल ब्लैडर और पैंक्रियास। लिवर, गैल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये तीन जो ऑर्गन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ अलग है, लेकिन उससे डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे कनेक्शन होते हैं। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम रन ही नहीं होता है। तो इसके बारे में भी हमें जानना बहुत जरूरी है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान सकते हैं आगे चलिए। यस, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कौन सी है। ये जब सिस्टम गड़बड़ा जाता है, मैंने पहले ही बताया, इस हमारे मुंह से हमारे गुदा तक जो भी सिस्टम है, जो भी हम खाना खाते हैं, वो खाना जहाँ पे जाता है, हर एक सिस्टम में जहाँ पे उसका अलग अलग तरीके से उसको पाचन करने की क्रिया होती है, लेकिन उसमें कुछ भी गलत होता है, या एक भी ऑर्गन ऐसा होता है कि जहाँ पे उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो हमें कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं। हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम है,
लेकिन हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होते हुए भी उस ऑर्गन में कुछ गड़बड़ी होती है। तो हमें ये सब 6 जो डिसऑर्डर यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये 6 डिसऑर्डर हो सकते हैं। इसमें से 4 कॉमन है, 4 कॉमन है और 2 एडिशनल है। ऐसे 6 डिसऑर्डर है जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर बोल के उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। बहुत सारे हम ऐसे बोलेंगे कि उसके ऊपर उपाय योजना भी की जाती है। यस, तो इसको हमें समझ के लेना है कौन से डिसऑर्डर है। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है तो क्या-क्या हो सकता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है पाइल्स, जो मुझे था 2008 से 2018 तक 10 साल में मैंने 3 टाइम उसके लिए 2 टाइम इंजेक्शंस लिए, 1 टाइम ऑपरेट किया है। 3 टाइम 2008 से 2018 तक 10 साल। इसका क्या तकलीफ होता है ना, जिसको होता है उसको ही मालूम होता है, हर किसी को नहीं मालूम होता है इसकी क्या-क्या तकलीफ होती है। यस, तो इसके जो सिम्टम्स है आप देख सकते हो, इसके सिम्टम्स क्या-क्या है। सबसे पहले जो गुदा का क्षेत्र है उसके आसपास गांठियां बनती है, जो गुदा का क्षेत्र है उसके आसपास गांठियां बनती है। सेकंड, खुजली आती है, लालपन आता है, सूजन आती है, बैठने में असुविधा होती है, गुदा के पास पतली तरल की उपस्थिति होती है और मल त्याग करने के बाद भी गाढ़ा रक्त हमारा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है और अधूरे मल त्याग की अनुभूति आती है। कभी भी पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बवासीर में अक्सर होती है, पाइल्स में अक्सर होती है। मुझे यहाँ पे और एक बात आपको बतानी है, क्योंकि बवासीर मतलब बहुत ऐसी चीजें है बवासीर में जो कि उसके अंदर होती है। क्योंकि बवासीर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। बवासीर जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं, जो गुदा और मलाशय में मौजूद नसों में सूजन आती है, उसमें तनाव आता है, तनाव आ जाता है। जो भी नसें है वहां पे ब्लड सर्कुलेट करने वाली, उसके ऊपर तनाव आता है और आमतौर पर यह गुदा और मलाशय में मौजूद नसों का जो वेरिकोज वेन, सब लोगों को वेरिकोज वेन मालूम है, जैसे पैरों में वेरिकोज वेन होता है ना, वैसे ही वेरिकोज वेन का प्रॉब्लम गुदा की उस जगह पे होता है। क्योंकि जब प्रेशर हम देते हैं टॉयलेट करने के लिए, बहुत सारे लोग ज्यादा स्टेनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को जब स्टेनिंग हम करते हैं ना, तो वहां पे जो भी नसें है उसमें वेरिकोज वेन ऑटोमेटिकली होता है, ये डिसीज होता है। पर बवासीर मलाशय के अंदरूनी हिस्से का गुदा के बाहरी जो हिस्सा है उसमें हो सकता है, वो अंदर नहीं होता, अंदरूनी भी होता है, अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी होता है। वो जो गठिया होती है ना, वो अंदर से भी आ सकती है और बाहर से भी आ सकती है। और ये बवासीर के बहुत सारे टाइप भी है, बवासीर एक टाइप का नहीं होता है, उसके बहुत सारे टाइप का बवासीर होता है। उसमें अंदरूनी बवासीर, इंटरनल जिसे हम बोलेंगे, बाहरी बवासीर, एक्सटर्नल जिसे बोलेंगे। जो अंदरशी मराठीत सांगतो, आतून काही लोकांना कोंब असतात, काही लोकांना बाहेरून असतात। मग जो आतून असतात उसको अंदरूनी बोला जाता है, इंटरनल बोला जाता है। जो बाहर से होते हैं उससे बाहरी बोला जाता है। और जो प्रोलिस्पर्ड बवासीर होता है वो क्या होता है, जब अंदरूनी बवासीर में सूजन आ जाती है और मलाशय से बाहर की तरफ निकलने लग जाता है, जब जो भी हम टॉयलेट है वो बाहर निकलने जाती है, तो उस स्थिति को क्लोटेस्टर बवासीर कहा जाता है। यानी कि हमारा जो गुदा है उसको छोड़कर कहीं और एक सुरंग निकलता है, और एक सुरंग निकलता है। ये बवासीर का तीसरा पार्ट है। और चौथा जो प्रकार है उसमें जो टाइप है उसमें आता है खूनी बवासीर, यानी कि जो ब्लीडिंग होता है। बवासीर के इस प्रकार को बवासीर की जटिलता भी कह सकते हैं, ये बहुत जटिल होता है। ये जब होता है ना तो उस पेशेंट को मालूम होता है क्या तकलीफ होती है, क्या तकलीफ होती है, ये क्यों होता है, बवासीर होने के क्या कारण है। इसके बहुत सारे लक्षण भी है, बहुत सारे कारण भी है। दर्दनाक होता है और ये तो ऐसी बात है कि डेली बेसिस पे वो करना ही है, टॉयलेट को जाना ही है, पेट साफ होना ही चाहिए ना। हम जो खाना खाते हैं उससे वेस्टेज निकलने ही वाला है और उसको जाना ही पड़ता है। कितनी भी आपकी इच्छा हो, नहीं जाना है, नहीं करना है, तो भी आपको ये करना पड़ता है, कभी भी आपको ये करना पड़ता है, जाना ही पड़ता है। जब भी आप टॉयलेट को जाते हैं तो इसकी तकलीफ उस इंसान को जिसको बवासीर है, जिसको पाइल्स है, उसको बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। और इसके कारण क्या है, बवासीर क्यों होता है, बवासीर क्यों होता है, क्योंकि गुदा के चारों तरफ की जो नसें है उसमें दबाव आने के कारण बवासीर होता है। जब वेरिकोज वेन होती है ना, वो जो सूजन होती है, जो गांठियां होती है, वो किसकी थी, कैसी होती है, वो खाली इसका ही कारण है क्योंकि चारों तरफ की जो नसें है वहां पे ब्लड सर्कुलेट करने वाली, उस नसों में दबाव आने के कारण उनमें खिंचाव आ जाता है, उनमें सूजन आती है और वो उभर जाती है। जो सूजन आती है वो उभर जाती है, उसे हम गांठिया कहेंगे। और उस नसों में सूजन के कारण बवासीर विकसित होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है और ज्यादा वो गांठिया है वो बड़ी बड़ी होती है। और जितनी गांठिया बड़ी बड़ी होंगी उतना हमें टॉयलेट को तकलीफ होगी, उतना हमें ज्यादा स्टेनिंग करना पड़ेगा। हम ज्यादा स्टेनिंग करेंगे
और नसों में तनाव आएगा और जो गांठें है वो और बढ़ेगी। तो ये मल त्याग करने के दौरान जोर लगाना हो, लंबे समय से आप कब्ज से परेशान हो या दस्त से परेशान हो और टॉयलेट में अधिक लंबे समय से बैठे रहना, ये भी इसका एक सिम्पटम है, ये भी इसका एक कारण है। आप ज़्यादा स्ट्रेनिंग करते हो, ज़्यादा जोर लगाते हो या ज़्यादा समय तक आप बैठते हो, तो आपको बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्यों होता है, इसका रीज़न मैं आखिरी में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला एक प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाला एक प्रॉब्लम है। मैं आगे चल के और भी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा सेकंड जो प्रॉब्लम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, वो होता है एसिडिटी। वो होता है एसिडिटी। अब एसिडिटी भी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग इसको कॉमन बोलते हैं। यस, एसिडिटी हो गई, हॉस्पिटल में हम मेडिकल हॉस्पिटल में तो कोई नहीं जाता एसिडिटी के लिए। कोई भी हर किसी बंदा कहाँ पे जाता है? मेडिकल में जाता है। मेडिकल में जाके क्या करता है? दे दो मुझे एसिडिटी हुई है, टैबलेट दे दो। आमतौर पर बहुत सारे लोग खुद ही खुद के डॉक्टर बन जाते हैं एसिडिटी। लेकिन मैं बहुत बार कहता हूँ, एसिडिटी पे आप जब दवाई खाते हो या गोली खाते हो, कोई कुछ भी एंटासिड लेते हो, तो एंटासिड क्या काम करता है? जैसे चूल्हे के ऊपर हमने दूध रखा है उबालने के लिए और वो दूध उबलता है, वो जो भी बर्तन होता है जिससे वो बाहर आने लगता है, हम क्या करते हैं? ऊपर से थोड़ा सा पानी डालते हैं। क्यों? वो नीचे जाए। जैसे पानी डालते हैं ना, वैसे हम एंटासिड लेते हैं, जो भी टैबलेट लेते हैं वो पानी डालने जैसा है। जो दूध उबलता है उसमें पानी डाला तो थोड़ी देर के लिए वो नीचे जाता है, फिर वो उबलने वाला है, फिर बाहर आने वाला है। मतलब हमें उसको क्या करना है? एक तो नीचे वाला टेम्परेचर कम करना है, या तो गैस सिगड़ी से या चूल्हे से उसको उतार के बाजू में रखना है। ये करेंगे तो वो दूध उबालना बंद हो जाएगा, दूध उबालना बंद हो जाएगा। वैसे ही हमें एसिडिटी को कंट्रोल करना है, मतलब एसिडिटी के जड़ तक जाना चाहिए। एसिडिटी हुई क्यों है, इसके ऊपर हम काम नहीं करते। हम खाली एंटासिड लेते हैं, कुछ देर के लिए हमें रिलीफ मिलती है, फिर सेकंड डे उसी टैबलेट लेनी पड़ती है। दिन में कई कई लोग ऐसे मुझे मिले, दिन में 2-2 टैबलेट 3-3 बार खाते हैं, यानी कि 6 टैबलेट 10 टैबलेट दिन में खाते हैं। हर एक बार खाना खाने के बाद उनको एसिडिटी होती है तो उनको टैबलेट लेना पड़ता है। तो एसिडिटी क्यों होती है? ये आपके सामने एसिडिटी के सिम्टम्स है। छाती में भोजन का अटका हुआ महसूस होना, ये छाती इसे एसिडिटी का सिम्टम है। ऐसे लगता है कि नहीं, हमारी जो अन्नवाहिक नलिका है इसके अंदर भोजन अटका हुआ है, ऐसे महसूस होता है। सीने में जलन होना, जब एसिड का रिफ्लेक्शन होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड होता है डाइजेशन के लिए, जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचन करने के लिए एसिड होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो उसे सीने में जलन होती है, हमारे चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द होता है, खाने के बाद मितली हो सकती है, भोजन का वापस आना यानी कि उल्टी होना, ये भी एसिडिटी में होता है। खांसी या घबराहट की समस्या होना, ये भी एसिडिटी में होता है। निगलने में कठिनाई होना, हिचकी आना, आवाज बैठना या फिर आवाज में बदलाव आना, गले में खराश आना, बहुत सारे लोगों की सांसें फूलती है, अस्थमा जैसा प्रॉब्लम भी होता है, क्रॉनिक कफ भी हो सकता है, दांतों की सतह में क्षति होना, दांतों के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और जलन या संक्रमित होने का जो चांसेस होते हैं, ये भी एसिडिटी की वजह से होता है। आगे चल के इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आना, पेट के अंदर कुछ गड़बड़ी होना, ये भी प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम है जो एसिडिटी की वजह से होते हैं। लेकिन एसिडिटी होती है क्यों? एसिडिटी मतलब क्या है? एसिडिटी को जानना भी बहुत जरूरी है। एसिडिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को यही मालूम है एसिडिटी क्या है, क्योंकि एसिडिटी या पेट में जलन महसूस होना एक सामान्य समस्या है जो मुख्य रूप से छाती या सीने में जलन पैदा करती है। और आमतौर पे ये जलन छाती के निचले हिस्से के आसपास महसूस होती है और पेट के जो भी अम्लीय पदार्थ हम खाते हैं, जो खाने की नली है, इसमें आ जाने की वजह से एसिडिटी होती है। ये एसिडिटी का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नामक जो अम्ल होता है, जो हमारे भोजन की टुकड़ों में तोड़ता है, हम जो भी खाना खाते हैं उसके छोटे छोटे पीस करके उसको तोड़ने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे बॉडी में बनता है। लेकिन और जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, कितने लोगों को मालूम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमें 85% गुड बैक्टीरिया लगते हैं, 15% बैड बैक्टीरिया लगते हैं, सब लोगों को मालूम है। लेकिन किसने किसने काउंट किया है मेरे बॉडी में कितने हैं, इसके बॉडी में कितने हैं? किसी ने नहीं किया है। तो हमारे बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया वो ज्यादा बढ़ने की वजह से ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा तैयार होता है हमारे बॉडी में। वो ज्यादा जैसे जैसे तैयार होता है वैसे हमें एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेट की अंदरूनी जो परत होती है वो शक्तिशाली होती है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अनुकूल होती है, मगर इसोफेगस की परतें इस अम्ल के प्रति
जो इसोफेगस यानी कि अन्न नलिका हमारी जो होती है, इसके अंदर फिर से जब रिफ्लेक्शन होता है उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो हमें एसिडिटी होती है और तो हमें जलन होती है, सीने में दर्द होता है, सीने में जलन होने जैसे लगता है। तो ये सबसे बड़ा कारण एसिडिटी का है, इसे हम एसिडिटी कहते हैं, इसे एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी सब लोगों को पता चला एसिडिटी क्या होती है। एसिडिटी क्या खाने से होती है? जब आप खाना निगलते हो ना, तो आपके इसोफेगस यानी कि जो भी अन्नवाहिक नलिका है, इसके नीचे जो मांसपेशियां है, इसका एक हिस्सा ढीला पड़ता है। जब हम खाना खाते हैं तो इसका एक हिस्सा ढीला पड़ता है ताकि खाना और तरल पदार्थ आपके पेट में जा सके, और खाना खाने के बाद ये मांसपेशी फिर से टाइट हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों से क्या होता है, लोगों का क्या होता है, वो जो मांसपेशी है वो टाइट ही नहीं होती है, वो जैसी लूज हुई है ना वैसी लूज ही रहती है। और जब भी आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, बहुत सारे लोग मैं ये भी कहूंगा की बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मराठीत त्याला काय म्हणतात, गळ्याला येईपर्यंत खाणं, बरोबर ना, गळ्याला येईपर्यंत खाणं, बहुत सारे लोक गळ्याला येईपर्यंत खातात। मग गळ्याला येईपर्यंत खाल्ल्यावर काय होतं की आपण जे काही इसोफेगस आहे, जे अन्नवाहिक नलिका है, ज्याची लूज मांसपेशियां झालेल्या आहेत, त्या मांसपेशियों जो लूज रहने की वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में पैदा होता है जो खाना पचन करने के लिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लेक्स होता है उस इसोफेगस में, रिटर्न आता है। जैसे वो रिटर्न आता है तो हमारी छाती के निचले हिस्से में हमें दर्द होता है, जलन महसूस होती है। बहुत सारे लोग इसको चेस्ट पेन भी बोलते हैं, और चेस्ट पेन बोल के भी हॉस्पिटल में जाके भी एडमिट होते हैं, हार्ट अटैक का कुछ ऐसा तो नहीं ना, ऐसे भी बहुत सारे लोगों को लगता है। तो ऐसा होता है तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आप आपके डॉक्टर को दिखा सकते हो। यस, तो इसे एसिडिटी बोला जाता है। तो एसिडिटी भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, क्योंकि ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के बाद होता है। यस, इसको भी हम कॉमन नहीं लेना चाहिए। थर्ड जो डिसऑर्डर आता है डाइजेस्टिव का, वो है कॉन्स्टिपेशन, जिसे हम कब्ज बोलेंगे हिंदी में, कब्ज, और मराठी में बोलेंगे अपचन। यस, अपचन मतलब कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज। तो ये जो क्या होता है, हमारे पेट में भारीपन महसूस होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इस इमेज में आप देख सकते हो, इस इमेज में आपको नजर आता है तो देख सकते हो। पेट में भारीपन महसूस होता है, शौच के बाद भी पेट साफ नहीं होना, मुंह में छाले पड़ना, मल का सख्त होना, मल त्याग के दौरान जोर लगाना, और नियमित रूप से मल त्याग नहीं होना, और पेट में सूजन होना, ये सब इसके सिम्टम्स है, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स है। तो ये कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। कब्ज मतलब क्या, कब्ज क्या होता है? कब्ज एक आम समस्या है, जैसे मैंने एसिडिटी बोला, जैसे मैंने सबसे पहले आपको पाइल्स का बोला, ये भी आम समस्या है, कब्ज भी आम समस्या है, एसिडिटी भी आम समस्या है, क्योंकि ये लोग प्रॉपर इसको लेते ही नहीं है, प्रॉपर इसको समझते ही नहीं है क्यों हुआ है। यस, इसको भी आम समस्या बोल सकते हैं। आम समस्या का रूप ये ले चुका है, जिससे हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति जूझ रहा है कॉन्स्टिपेशन के लिए। बहुत सारे, जितने भी लोग आप ज्यादा वेट, ओवरवेट वाले लोग देखते हो ना, उनसे आप पूछते पेट साफ होता है? नहीं ना, तकलीफ होती है, खाने के बाद जाना पड़ता है, दिन में 2 बार जाता हूँ, 3 बार जाता हूँ। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर एक दूसरा तीसरा व्यक्ति इससे जूझ रहा है। और जब सप्ताह में 3 बार से कम मल त्याग होता है, 2 या 3 बार ही आप मल त्याग करते हो, तो इस स्थिति को मेडिकल भाषा में कब्ज कहते हैं, इसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, ऐसे नहीं है बच्चा है, ये बड़ा है, ये 20 साल का है, 35 का है, 40 का है, ऐसे नहीं है। हर कोई बच्चे या हर कोई आदमी को ये कब्ज का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये जो आधी उम्र के बाद जो लोग होते हैं, जो आधी उम्र के लोग होते हैं, उनमें ज्यादा तो देखा जाता है। कब्ज होने पर आम नियमित रूप से मल त्याग नहीं कर पाते और पूरी तरह आपका पेट भी साफ नहीं होता है, इसे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन, इसे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारे लोग पानी कम पीते हैं, बहुत सारे लोगों के खाने में फाइबर नहीं होता है, ये कब्ज का प्रमुख कारण है। पानी, फाइबर, जो भी हमारे बॉडी को लगने वाले प्रोबायोटिक्स है, जो भी गुड बैक्टीरियाज है, ये इसका प्रमुख कारण होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी भी इसमें शामिल होती है। आप एक्सरसाइज करते हो तो भी आपका पेट अच्छे से साफ हो सकता है। यस, तो ये हुआ कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। ये भी हमारे पाचन तंत्र या हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, होने वाला एक डिसऑर्डर है। इसको भी हमने देखा है, और इस इमेज में भी आप देख सकते हो कि इस इमेज में आपको ये नजर आएगा कि आपकी जो टॉयलेट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब जाती है, तो ये अलग अलग हिस्से में बांटी जाती है, ये नॉन स्टॉप नहीं होती है। जब नॉन स्टॉप रहती है ना, तो आपका पेट अच्छे से साफ होता है। अलग अलग हिस्से में जब बढ़ती है, यानी कि उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, तो पेट अच्छे से साफ नहीं होगा कभी भी, तो इसे बोला जाता है कॉन्स्टिपेशन। यस, उसके बाद आता है डायरिया। ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम
या डायजेस्टिव हेल्थ का एक डिसऑर्डर है, तो एक एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आप जब देखेंगे तो बाउल मूवमेंट, हमारी जो भी आंतों का कार्य है वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। और इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड इंक्रीज होता है और वो फिकल के रूप में डिस्चार्ज होता है धीरे धीरे। और रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, हम जो भी खाना खाते हैं उसका ऑब्जर्वेशन भी अच्छी तरीके से नहीं होता है। तो इसके लक्षण क्या है, सबसे पहले जी मचलना, ज्यादा डायरिया होता है, टॉयलेट बार बार आती है। तो मालूम है सब लोगों ने ऐसा किया है, एक बार को आपको ऐसा हुआ है, गैस्ट्रो या डायरिया हुआ है, तो उस टाइम आपको क्या होता है, जी मचलता है ना सब लोगों का, अब क्या होगा, अब कहाँ पे जाऊं, ऐसे होता है। पेट में मरोड़ आना, लूज मोशन, सूजन, डिहाइड्रेशन, मल में खून आना या बुखार आना, ये सब इसके सिम्टम्स है। तो ये सब सिम्टम्स मतलब क्या, ये सब होता है तो क्यों होता है। डायरिया को हिंदी में दस्त भी कहा जाता है, दस्त, डायरिया को हिंदी में दस्त बोलते हैं। तो ये दस्त क्यों होते हैं, ये एक पाचन तंत्र संबंधित एक विकार है, एक डिसऑर्डर है। एक समस्या होने पर मल पानी की तरह पतला होता है, हमारी जो टॉयलेट है वो पानी की तरह पतली होती है। हाथ से संबंधित ये जो डिसऑर्डर है मुख्य रूप से रोटा वायरस नाम का एक वायरस होता है, उससे उसकी वजह से होता है। इसका ये प्रमुख कारण है, रोटा वायरस जब हमारे बॉडी में ज्यादा बढ़ता है तो हमें डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और ये एक जो ई कोलाई जैसे जीवाणु है, इसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हार्मोनल विकार हो या हाथों में सूजन हो, कुछ दवाइयां हो, इसके कारण भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने के कारण, और हम ऐसी चीजें जो नहीं खानी चाहिए लेकिन हमने खाई है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए और वो खाई है, और वो ज्यादा मात्रा में जब खाते हैं हम, तो डायरिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डायरिया में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं। डायरिया ऐसे एक ही डायरिया नहीं होता है, इसमें सबसे पहला आता है एक्यूट डायरिया, जिसे एक्यूट बोलेंगे। ये कॉमन रूप है इसका, इजीली होता है, खान पान में चेंज हो गया कुछ, आपको काफी लूज और पानी जैसे पतला दस्त हो गया, तो ये एक्यूट डायरिया बोलेंगे। इजीली इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लगातार होने वाला डायरिया, जिसे हम ऐसे बोलेंगे कि कुछ दिन हो गए, ये इस तरह का दस्त मतलब 2 से 4 सप्ताह तक रहता है लगातार होने वाला डायरिया। और क्रॉनिक डायरिया जिसे बोलते हैं हम, ये कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक रहता है, आपको परेशान कर सकता है। तो इसके लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मतलब उसका जो काम है वो सही तरीके से होता है, तो ये प्रॉब्लम हमें लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। और हर किसी को ऐसे लगता है नहीं, कुछ भी हो, ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम में आ जाए। बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम ये होता है कि उनको ऐसा होता है कि दस्त होते हैं बार बार, उनको डायरिया होता है। तो ये डायरिया इसकी वजह से होता है क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है। आगे चल के मैं और एक बात बताना चाहूंगा, पांचवा जो डिसऑर्डर है, जिसे हम डिसीज भी बोलेंगे, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। ये मैंने बोला है पहले भी, इसोफेगल में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिफ्लेक्शन होता है तो उसे हम गर्ड भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। ये अक्सर कब होता है, ये अक्सर तब होता है जब लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर कमजोर होता है। जैसे मैंने बोला कि जो नीचे वाला पार्ट होता है इसोफेगल का, उसमें जो मांसपेशियां है वो लूज रह गई तो होता है, वो कमजोर हो गई तो होता है। और पेट की जो सामग्री है जो इसोफेगस में प्रवाह करने की अनुमति देता है, इजीली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है हमारे बॉडी के अंदर, वो इजीली गैस्ट्रोइसोफेगल में जाता है और रिफ्लेक्स होता है। इसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं हम, जिसमें पेट में जो उत्पन्न होने वाले एसिड है वो पेट में मौजूद तत्व भोजन नली यानी कि इसोफेगस में वापस आ जाता है। आपको इमेज में नीचे वाले दिखेगा, हम जो भी खाते हैं जो हरा दिखता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एसिड रिफ्लेक्स होता है कहाँ पे, अन्न नलिका में। पोटातलं ऍसिड हे अन्न नलिकेत जेव्हा येतं ते रिफ्लेक्स जेव्हा होतं वरती जातं, ऍक्च्युली तिथल्या मांसपेशी जर टाईट झाल्या तर हे होणार नाहीये, पण त्या मांसपेशी जर लूजच राहिल्या तर होतं। खूप सगळ्या लोकांना छातीत जळजळ होते, अन्न नलिकेत काहीतरी गुंतल्यासारखं वाटतं, त्याला म्हणायचं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। यस, इसे गर्ड भी बोला जाता है, गर्ड। यस, तो ये गर्ड हो सकता है आगे चल के। ये भी क्यों होता है, इसका रीजन मैंने पहले भी बताया, अभी भी बताता हूँ, क्योंकि ये होने का कारण और इसका जो लक्षण होता है ना, सीने में जलन होना, जो कभी कभी आपके गले में भी होने लगती है, इसके साथ साथ आपके मुंह का स्वाद खट्टा हो जाता है, इस आंबट पानी तोंडात येणं, इसे बोला जाता है मुंह का स्वाद खट्टा हो जाना, छाती में दर्द होना, निगलने में कठिनाई होना, कभी कभी सूखी खांसी,
कोरडा खोकला ज्याला म्हणतो आपण, सूखी खांसी भी आती है, आवाज बैठ जाता है और भोजन का कभी जो भी हम खाना खाते हैं, उसके साथ-साथ जब भी जैसे खाना खाते हैं वैसे उल्टी से वो बाहर आ जाना, इसे एसिड भाटा भी बोला जाता है, गले में गांठ महसूस होना, ये सब चीज़ें ये GERD में हो सकती है, ये GERD में हो सकती है। और GERD जब होता है ना, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही रख सकते हो उसको, क्योंकि थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर हो सकते हैं। क्योंकि यदि आपको सीने में दर्द होता है, तो ये एक लक्षण है GERD का। लेकिन जैसे कि सांस लेने में भी तकलीफ होती है, जबड़े या बाह में दर्द होता है, तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उनकी सहायता लेनी चाहिए। क्योंकि ये सभी दिल के दौरे के भी संकेत हो सकते हैं। जब भी GERD का सिम्पटम्स और हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर के जो सिम्पटम्स है, वो सेम सिम्पटम्स होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब सीने में दर्द होता है या जलन होती है, तो सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि इसकी जोखिम कारक घटक है ना, वो भी बहुत सारे घटक है। इसके कारण है ना, बहुत सारे अलग-अलग कारण हैं। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले ऐसे होता है तो हमें खाली एंटासिड लेके चुप नहीं बैठना है। एंटासिड लेके चुप नहीं बैठना है, हमें हमारे डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, दिल के दौरे का कारण हो रहा है या एसिड रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है। ये हमें पहले समझ लेना चाहिए और इसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। यस। और लास्ट जिसे हम बोलेंगे अल्सर, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का होने वाला डिसऑर्डर है अल्सर। अल्सर बहुत सारे लोगों को इतना ही मालूम है, मुंह में आने वाले छाले, उसको अल्सर बोला जाता है, माउथ अल्सर। मुझे होते थे। वो क्यों होते थे? मेरा पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता था, इसलिए मुंह में छाले आते हैं। और उसके दो और एक रीजन है, आपके बॉडी में विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड, ये जो कंटेंट्स होते हैं, ये भी कम होते हैं, तो भी आपको माउथ अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो मैं इसके लिए हर एक 7 दिन 8 दिन के बाद सलाइन लगाना, फोलिक एसिड लेना, विटामिन B12 लेना, इंजेक्शंस लेना, टैबलेट्स लेना, जो भी जंतुनाशक टैबलेट्स है वो भी लेना। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था मेरा पेट साफ नहीं होता इसलिए होता है। मुझे मालूम नहीं था मेरा पेट साफ नहीं होता इसलिए मुझे पाइल्स का इश्यू है। मुझे मालूम नहीं था मुझे कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है। यस, तो ये सब चीज़ों का एक ही रीज़न था, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अल्सर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पेप्टिक अल्सर और दूसरा होता है माउथ अल्सर। तो माउथ अल्सर होता है डाइजेशन के खराब होने की वजह से भी होता है, लेकिन पेप्टिक अल्सर जो होता है, इसके जो सिम्पटम्स है या इसके जो लक्षण है, वो है रात में खाली पेट या खाने के कुछ समय बाद तेज दर्द होना, अचानक पेट में दर्द होने लगता है। रक्तस्राव, पेट के अंदर रक्तस्राव होता है, उस रक्तस्राव की वजह से क्या होता है, कभी-कभी खून की उल्टी भी होती है या हमारे टॉयलेट में भी ब्लड आना लगता है। टॉयलेट भी ब्लैक कलर की आती है या ब्लड मिक्सिड आती है और पेट या आंतों में सुराख होना, अलग अंदर कहीं न कहीं छेद होते हैं। हमारे जो इंटेस्टाइन है या जो स्टमक है, स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं, तो उसको क्या होता है, उससे हमारे पेट को या हमारे स्टमक को छेद भी पड़ सकते हैं। वहाँ पे जख्म होती है, वहाँ पे वुंड होता है, सूजन आती है, बहुत सारी तकलीफ पेप्टिक अल्सर में होती है। ये पेप्टिक अल्सर का प्रॉब्लम मेरी माँ को था। और उसके लिए उसने बहुत सारे मेडिसिन यूज़ किए थे, बहुत सारे पेन किलर खाए थे। ये प्रॉब्लम था, ये क्यों हुआ था? क्योंकि उसने पेन किलर खाए थे। यहाँ पे इसके ऊपर इसका रीज़न भी यही है, पेन किलर ज़्यादा आप खाते हो, कोई भी पेन किलर आप ज़्यादा खाते हो, तो आपके पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर बन सकते हैं। इसका रीज़न इसका उदाहरण मेरी माँ है खुद, क्योंकि उसके घुटनों में दर्द था। घुटनों में दर्द होने के कारण वो क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर खाई तो उसको काम करना अच्छी तरीके से जमता था। तो इसकी वजह से वो क्या करती थी, कंटिन्यूअसली पेन किलर इंटेक करते एक दिन क्या हो गया, पेट के अंदर पेप्टिक अल्सर तैयार हो गए, गैस्ट्रिक अल्सर तैयार हो गए और उसकी वजह से उसका पेट फूलने लगा, पेट दुखने लगा। बाद में जब हमने एंडोस्कोपी की तो उसमें पता चला कि जहाँ-जहाँ पेन किलर बैठी है, वहाँ-वहाँ पे आपको अल्सर पैदा हो चुके हैं। डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको पूरा मेडिसिन बंद करना है। घुटने दर्द करे, एड़िया दर्द करे, कुछ भी करे, आपको टोटली आपका मेडिसिन बंद करना है। और जब बंद किया तो भी प्रॉब्लम था और जैसे मैं इस सिस्टम में आया तब से उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मैं थैंक यू कहूँगा मेरे कोच को कि जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे गाइडेंस किया, इस सिस्टम ने मुझे गाइडेंस किया और मेरे माँ का वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुआ। तो पेप्टिक अल्सर से ये सब प्रॉब्लम आगे चल के कैंसर भी होने के चांसेस पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से हो सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा अल्सर क्या होता है। अल्सर एक प्रकार का घाव होता है जो हमारे पेट के अंदर होता है।
और आहार नाल या आंतों की अंदरूनी सतह पर विकसित होता है। जो भी हमारी अन्नवाहिक नलिका है या हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक के अंदर होता है। जहाँ पे अल्सर होता है, वहाँ पे कुछ सूजन भी आती है। ये उसे गैस्ट्रिक अल्सर भी कहा जाता है। छोटी आंत के अगले हिस्से में होने वाले अल्सर को डियोनियल अल्सर भी कहा जाता है। आपको यहाँ पे नीचे इमेज में दिखाई देता है। उसको डियोडिनल अल्सर भी कहा जाता है। तो ये अल्सर क्यों होते हैं? कि जो भी हम ज़्यादा मसाले वाले फूड, ज़्यादा ऑयली फूड या ज़्यादा स्वीट फूड ज़्यादा हम जब इंटेक करते हैं ना, ज़्यादा तीखा भोजन जो लोग खाते हैं, ज़्यादा गर्म भोजन जो भी खाते हैं, उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता नहीं है, उनको तो ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब होने का रीज़न हमें पता होना चाहिए। ये क्यों होता है? गैस्ट्रिक अल्सर हो या जो भी हमारे प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम क्यों आते हैं? ये हमें पता होने चाहिए। क्योंकि ये जब पता होंगे, तभी हम इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं, इसको हम रुकवा सकते हैं। यस, तो इसको कंट्रोल करना है, तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? इसकी रीज़न हमें पता होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? मैंने पहले भी बताया था, इसका सभी का कारण एक है, हमारा खाना। ईटिंग अ डाइट लो इन फाइबर, हमारे खाने में फाइबर की कमी है। हमारे खाने में फाइबर की कमी है। हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम एक्सरसाइज नहीं करते। ट्रैवलिंग और अदर चेंजेस रूटीन में हमारे जब होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग हम करते हैं या अदर कुछ चेंजेस होते हैं, हमें सही समय पे खाना नहीं मिलता है, खाने का टाइम चेंज होते हैं या बहुत सारे काम के तान-तनाव में हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, अच्छी तरीके से अच्छा खाना नहीं खाते। यस, तो ये सब चीज़ें उसके कारण ये रीज़न उसका ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, लार्ज अमाउंट में हम जब डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, उसके अंदर बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारी कैलोरीज़ होती है, फैट होता है। इसकी वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो डेयरी प्रोडक्ट भी हमें लो क्वांटिटी में लेने चाहिए। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण, तान-तनाव जिसे बोलेंगे हम, स्ट्रेस, ये भी इसका एक रीज़न है, ये सब प्रॉब्लम होने का। उसके बाद जो भी लोग एंटासिड खाते हैं, क्योंकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोग एंटासिड लेते हैं। एंटासिड लेने की वजह से क्या होता है, कैल्शियम और एल्यूमीनियम हमारे बॉडी में से कम होता है। और कैल्शियम और एल्यूमीनियम कम होने की वजह से भी हमें ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये जो डिसऑर्डर है, ये आ सकते हैं। टॉकिंग सर्टेन मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन की जो मेडिसिन है वो ले सकते हो आप, आयरन पिल ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग पेन मेडिसिन, पेनफुल मेडिसिन यानी कि पेन किलर हम जिसे बोलेंगे, वो जब आप लेते हो, जैसे मेरी मम्मी का रिजल्ट है, मेरी माँ का रिजल्ट है, पेन किलर खाने की वजह से उसको वो हुआ था। तो ये सब जो मेडिसिन हम जब इंटेक ज़्यादा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर देखो, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ पे डॉक्टर क्या करते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई तो देते हैं, उसके लिए दवाई तो देते हैं, लेकिन साथ-साथ एंटासिड देते हैं। क्यों देते हैं एंटासिड? क्योंकि उसमें कोई ना कोई ऐसी दवाई होती है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इरेगुलर करने का काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब करने का काम करता है। तो वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बॉडी में बढ़ने वाला है, या तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला है। उसमें आपको डायरिया हो सकता है, उसमें आपको एसिडिटी हो सकती है, उसमें आपको पाइल्स का इश्यू भी हो सकता है। ये ना हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके बॉडी में मेंटेन रहे, इसीलिए आपको एंटासिड दिया जाता है। तो एंटासिड लेने की वजह से भी आपको ये सब प्रॉब्लम आगे चल के हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस रीज़न के ऊपर ध्यान देना है। और प्रेगनेंसी में भी, प्रेगनेंसी जो भी महिलाएँ होती है, वो गर्भावस्था में क्या होता है, उनके पेट की साइज़ कम होती है। और जो भी हम खाना खाते हैं, उसका जो रूटीन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है खाना खाने के बाद 4 घंटे, वो 4 घंटे में जगह कम होने के कारण भी प्रॉपर डाइजेशन हमारा होता नहीं। हम जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से पचन नहीं होता है। और उसकी वजह से भी हमें ये सब प्रॉब्लम, या पाइल्स हो, एसिडिटी हो, या ये जो प्रॉब्लम है ये आने लगते हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए? ये तो रीज़न हुए, ये रीज़न की वजह से हमें ये सब होता है। इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? फॉर बेटर डाइजेस्टिव, हमारी अच्छी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए सबसे पहले हमें ईट अ राइट फाइबर डाइट, हमें फाइबर डाइट लेना चाहिए। हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए। उसके बाद बी श्योर यू आर गेटिंग बोथ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल फाइबर। हमें दोनों टाइप का जो फाइबर चाहिए, फाइबर तो चाहिए, लेकिन इसके अंदर 2 टाइप का फाइबर होता है, सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर। ये दोनों भी फाइबर हमारे
गट हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये हमें देने ही चाहिए। क्योंकि सोल्यूबल फाइबर का काम अलग होता है, इनसोल्यूबल फाइबर का काम अलग अलग होता है। एक इंटेस्टाइन के ऊपर काम करता है, दूसरा हमारी जो ब्लड शुगर लेवल हो या कोलेस्ट्रॉल लेवल हो या हमारी जो अन्नवाहिक नलिका हो, इसको क्लीन करने का काम करता है। तो ये दोनों का अलग-अलग काम होता है। उसके बाद मिनिमाइज़ योर इनटेक फूड हाई इन फैट। हम जो फैट वाला खाना खाते हैं, जैसे मैंने बोला डेयरी प्रोडक्ट, हम ज़्यादा इंटेक करते हैं, फैट वाला खाना होता है वो, तो वो ज़्यादा इंटेक करने की जगह पे हमें क्या करना है, उसको कम इंटेक करना है। उसके बाद सिलेक्ट लीन मीट्स, जो भी हम नॉन-वेज इंटेक करते हैं, नॉन-वेज में भी हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, जिसको हमें सिलेक्ट करके खाना चाहिए। नहीं खाया तो सबसे अच्छा, लेकिन आपको खाना है, तो उसको सिलेक्ट करके खाना है। नहीं खाते हो तो बहुत अच्छा, मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए मैं सही हूँ। यस, सिलेक्ट लीन मीट्स और उसके बाद ऐड प्रोबायोटिक्स टू योर डाइट। आपके डाइट में प्रोबायोटिक्स होने चाहिए। पुराने लोग देखो प्रोबायोटिक्स यूज़ करते थे, हम नहीं खाते अभी। हमें वो पता ही नहीं था, वो क्यों खाते थे। हम हमारे खाने में अभी प्रोबायोटिक्स नहीं होता है, तो हमारे खाने में प्रोबायोटिक्स ऐड ऑन करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारा डाइजेस्टिव हेल्थ बेटर रहेगा। यस, उसके बाद रेगुलर ईटिंग शेड्यूल हमारा होना चाहिए। लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट करना है मतलब क्या करना है? एक तो हमारे खाने का टाइम सही होना चाहिए, हमारी नींद सही होनी चाहिए, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए और हमारा खाना सबका संतुलित होना चाहिए। इसे रेगुलर ईटिंग शेड्यूल बोलेंगे। यस, तो फॉलो रेगुलर ईटिंग शेड्यूल एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हमारे हमारा जो वाटर है, वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए और सही मात्रा में होना चाहिए। हमारे बॉडी को जितना लगता है उतना होना चाहिए। ये सब चीज़ें जब हम फॉलो करेंगे, तभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करेगा, सही तरीके से काम करेगा और इसके लिए हमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है। हम जो सिस्टम में काम कर रहे हैं, इस सिस्टम में बहुत सारे सॉल्यूशन है, जिसमें हम ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं। आम लाइफ पे ये हमें कवर करना मुश्किल है। आम लाइफ पे हम ये कवर नहीं कर सकते। लेकिन आपको अच्छा डाइजेशन चाहिए, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम है या फ्यूचर में कभी ऐसा प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए आपको ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। यस, सॉल्यूशन चाहिए ना सब लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए? ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारा जो डाइजेस्टिव हेल्थ का सिस्टम है, डाइजेस्टिव हेल्थ के जो भी जो प्रोडक्ट्स है, जो आहार है, उसको हमें लेना है। और उसके साथ-साथ हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए हमें H24 हाइड्रेट ये भी लेना है। तो इसमें सबसे पहला आता है एलो प्लस। एलो प्लस का काम क्या है? एलो प्लस क्या करता है? डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए एलो प्लस का क्या रोल है? ये भी हमें पता होना चाहिए। तो डाइजेस्टिव हेल्थ में एलो प्लस का रोल क्या है? तो ये सबसे पहले क्या करता है? ये क्लीन करता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। एलो प्लस का कैप्सूल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है, क्योंकि हम जो भी आज हमारा जो इंडियन डाइट है, वो स्पाइसी डाइट है। सब लोग एग्री है, हम मसाले वाले ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं, ऑयली फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं, स्वीट फूड ज़्यादा इंटेक करते हैं। यानी कि इंडियन डाइट ये स्पाइसी डाइट है, ये मेजर प्रॉब्लम है डाइजेशन का। तो इसकी हेल्थ या इसको बाहर निकालने के लिए जो भी स्पाइसी डाइट से हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जाते हैं, उसको बाहर निकालने का काम एलो प्लस कैप्सूल करता है। उसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, हमारे बाउल फंक्शन अच्छा रखता है, नॉर्मल बाउल फंक्शन रखने का काम भी ये करता है। इसके साथ-साथ जो हमारे बॉडी के एलिमिनेटेड एक्युमुलेटेड जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसको बाहर निकालने का काम भी एलो प्लस करता है। इसको बाहर निकालने का काम भी एलो प्लस करता है। तो ये सब करने का काम एलो प्लस करता है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा फाइबर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स क्या काम करेगा? सबसे पहली बात, हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है या हमारा बाउल सिस्टम है, बाउल फंक्शन है, रेगुलेटरी फंक्शन है, इसको मेंटेन रखने का काम, बैलेंस रखने का काम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स करेगा। क्योंकि इसके अंदर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का काउंट होता है, फ्रेंडली होते हैं, उसको सपोर्ट और उसकी ग्रोथ करने का काम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स करेगा। क्योंकि इसके अंदर इसका जो मैंने पहले बताया था, सोल्यूबल इनसोल्यूबल 2 टाइप के फाइबर हमें चाहिए। तो इसके अंदर दोनों भी फाइबर है, वो भी ब्लेंड स्वरूप में है। सोल्यूबल इनसोल्यूबल फाइबर है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सोर्सेज से लिए गए, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इंटेस्टाइनल हेल्थ जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनका हेल्थ अच्छा रखना है,
तो आपको एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। यस, तो हमारे बॉडी को फाइबर की जो नीड है, जो हमारे बॉडी को फाइबर चाहिए, वो कम से कम हमें दिन भर में 40 ग्राम तक फाइबर चाहिए। तो 40 ग्राम फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? तो खाली हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स दिन में 3 बार लेते तो 15 ग्राम फाइबर हम इससे ले सकते हैं। बाकी का फाइबर आपका जो भी खाना है, जो आप खाते हो, इससे आप ले सकते हो। और एक स्कूप में हमें 5 ग्राम मिलेगा और दिन भर में हमें कम से कम 2 या 3 स्कूप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लेना चाहिए। तभी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ अच्छा रहेगा, रेगुलेटरी सिस्टम, बाउल सिस्टम हमारा अच्छा रहेगा। यस, तो ये हम हमारे शेक में ले सकते हैं या 240 ml वाटर में डाइल्यूट करके भी हम इसको ले सकते हैं। इसके बाद आता है एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। यस, इमेज में आपको दिखाई दे रहा है एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट। ये काम क्या करेगा? तो बहुत सारे लोग बोलेंगे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे बॉडी का वेट और इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा रखना है, तो वो 15 ग्राम काफी नहीं है। 3 बार लेंगे तो 15 ग्राम होगा, 2 बार लेंगे तो 10 ही ग्राम होगा। और हमारे बॉडी को फाइबर चाहिए। हमारे डाइट में सफिशिएंट फाइबर अभी नहीं है, क्योंकि इनसोल्युबल फाइबर और सोल्युबल फाइबर इसके अंदर भी है। इनसोल्युबल फाइबर का काम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम होता है। और सोल्युबल फाइबर हमारे बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसको कम करने का काम किया जाता है। उसके साथ साथ हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रखने का काम किया जाता है, हमारे ब्लड शुगर को स्टेबल करने का काम किया जाता है। और हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें कम खाना खा के भी फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसे बोलते हैं, कम खाना खाते हैं तो भी हमारा पेट भरने जैसा महसूस होना, ये भी काम एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट करते हैं। ये भी टैबलेट हम दिन में 3 बार, सुबह एक, शाम को, दोपहर को एक और शाम को एक, 3 टाइम ले सकते हैं, जो कि हमारे 40 ग्राम फाइबर की डेली नीड है उसको पूरा करने के लिए मदद करेगा। पूरी तो नहीं होगी नीड, लेकिन पूरा करने के लिए मदद करेगा। इसके बाद आता है प्रोबायोटिक, सिंपली प्रोबायोटिक जिसे हम कहेंगे। अब इमेज में दिखता है आपको सिंपली प्रोबायोटिक बॉक्स वाला। यस, मेरे पास भी है, मेरे पास सभी है। यस, मेरे पास सभी है। जो मैं सब डाइजेस्टिव के ऑल जो भी प्रोडक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब इंटेक करता हूँ। तो प्रोबायोटिक क्या काम करता है? ये सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया चाहिए, 85% गुड बैक्टीरिया चाहिए, इसको बनाने के लिए हमें प्रोबायोटिक की जरूरत है। तो इसके अंदर 1 बिलियन एक्टिव प्रोबायोटिक कल्चर दिया गया है, 1 बिलियन। और ये स्पेशली प्रमोट किया गया है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। उसके अंदर एक फॉर्मुलेटेड पावरफुल गैडरिन BC30 नाम का जो बैक्टीरिया दिया गया है, जो गुड बैक्टीरिया जिसे हम बोलेंगे, इसको दिया गया है। इसकी एक खासियत है, हमारे स्टमक के अंदर एक जो गैस्ट्रिक जर्नी होती है वो पार करके वो सीधा इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। और बाकी मार्केट में बहुत सारे प्रोबायोटिक मिलेंगे आपको, लेकिन वो डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइन तक नहीं जाएंगे, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जर्नी है वहीं पे वो खत्म हो जाते हैं, वहीं पे वो मर जाते हैं। तो ऐसा प्रोबायोटिक कल्चर हमें चाहिए जो सीधा गैस्ट्रिक जर्नी पास करके हमारे इंटेस्टाइन तक जाए। तो ये हमारे सिंपली प्रोबायोटिक के अंदर है, जिसे हम BC13 भी बोलते हैं। और ये इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है, खाली डाइजेस्टिव हेल्थ का नहीं, तो इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। और आखिरी में जो आता है वो आता है हमारे बॉडी में, वो होता है हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट, जो आपको स्टेट बॉटल दिख रही है, स्टेट बॉटल दिख रही है। इसके अंदर क्या होता है? ये सपोर्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। और इसके अंदर जो एलोवेरा दिया गया है वो फॉर्मुलेटेड एलोवेरा दिया गया है, जो हमारे स्टमक को स्मूथ रखने का काम करेगा, स्टमक को स्मूथ रखने का काम करेगा। और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियरी है। और इसको हम रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी बोल के ले सकते हैं, इससे हमारा बाउल फंक्शन नॉर्मल रह सकता है। और जो एलिमिनेटेड एक्यूमुलेटेड जो टॉक्सिन्स है जो हमारे बॉडी से इजीली बाहर नहीं जाते, उसको बाहर निकालने का भी ये काम करता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से हो, इसके लिए भी हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही है कि हमारे बॉडी के अंदर हमें वाटर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए। तो वाटर मेंटेन करने के लिए भी, वाटर पानी पीने का एक बहाना हमें हर्बल एलो कॉन्सेंट्रेट से मिल सकता है। पानी हम इसे पानी में डाल के पीना है ना, आप 300 ml पानी में डाल के 15 ml 20 ml आप इसको दिन में 2-3 बार लेते हो, तो कम से कम 1 लीटर पानी आपका इसकी वजह से और ज्यादा जाएगा आपकी बॉडी में, इसकी वजह से ज्यादा जाएगा। यस, और उसके साथ साथ मैंने वहाँ पे 24 हाइड्रेट भी आपको दिखाया है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो भी विटामिन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो पानी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी है, हमारा हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जरूरी है, वो हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए जो 5 एसेंशियल विटामिन लगते हैं, जिसमें B1, B2, B5, B12 और C,
ये 5 एसेंशियल विटामिन इसके अंदर है और 5 एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम कहेंगे, ये भी इसके अंदर है। और मैं बहुत बार कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने सलाइन लगाए, बहुत सारे लोगों ने सलाइन लगाए, लेकिन सलाइन क्यों लगाते हैं हम? सलाइन क्यों लगाते हैं हमें मालूम नहीं होता है, सलाइन क्यों लगाते हैं। तो ये जब हम सलाइन लगाते हैं ना, सलाइन लगाने के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी को जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जो विटामिन चाहिए वो मिलते हैं सलाइन से। बहुत सारे लोग सलाइन को शुद्ध पानी बोलते हैं। यस, ये शुद्ध पानी नहीं होता है, वो शुद्ध पानी नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन होते हैं। यस, तो जब हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो हमें वो लगाना, गैस्ट्रो होने के बाद, डायरिया होने के बाद क्यों सलाइन लगाया जाता है? क्योंकि उस टाइम हमें उस इलेक्ट्रोलाइट्स का, उस विटामिन की जरूरत होती है हमारे बॉडी को, हमारा वाटर मेंटेन करने के लिए। तो उसके लिए हम 24 हाइड्रेट ले सकते हैं। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल शुगर नहीं है, कोई भी स्वीटनर नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। आधा लीटर पानी में एक पाउच आप डाल के इसको दिन भर में कभी भी ले सकते हो। और जब आपको कुछ डायरिया जैसी बीमारी हो या वाटर आपको ऐसे लगता है कि मुझे डिहाइड्रेट हुआ हूं मैं, तो दिन में 2 या 3 बार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक जब हम पाउच लेंगे तो 2 सलाइन लगाने के जैसे होता है एक पाउच। एक 24 हाइड्रेट हम लेते हैं ना, 2 सलाइन में जितनी एनर्जी आती है ना, उतनी एनर्जी हमें खाली एक पाउच में आएगी। इतनी ताकत उसके अंदर है, इतनी विटामिन और मिनरल्स उसके अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर है। तो ये सब जो प्रोडक्ट मैंने अभी बताया, ये सभी आपकी अच्छी वाली डाइजेस्टिव सिस्टम आपको रखनी है। ये सब जो डिसऑर्डर मैंने बताए, इसके कारण बताए, इसके रीजन बताए, इसके सिम्टम्स बताए, ये सब न हो इसीलिए लेना है, इसीलिए लेना है। इससे बहुत, ये मेरा खुद का रिजल्ट है कि मेरा पाइल्स का इशू, मेरा कब्ज का इशू, मेरा कॉन्स्टिपेशन का इशू, मेरा मुंह में छाले का इशू, मेरे मम्मी का पेप्टिक अल्सर का इशू, ये सब हमारा खत्म हुआ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं, वो उनका खुद का रिजल्ट है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम नहीं है, उनको आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आपको ये करना है, इसके लिए ये आपको करना है। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोलता ये एलो कॉन्सेंट्रेट है मेरा, ये मेरा प्रोबायोटिक है, ये मेरा एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा 24 हाइड्रेट है, और ये मेरा टैबलेट बॉक्स है जिसके अंदर एलो फाइबर सब कुछ है। ये डेली जब आप लेते हो तभी आपका सभी हेल्थ, सभी आपका जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम करेगा, वो अच्छी तरीके से काम करेगा। मुझे आपको यही बताना है कि ये सब चीजें आप जब रेगुलर लेते हो तो आपका डाइजेस्टिव अच्छा रहेगा। यस, उसके बाद येस सर, थँक्यू सर. बटोळे सरांनी चांगली अशी माहिती दिली. कारण आपण सगळ्यांकडे येस बोला, तुम्हाला बोलायचं रिझल्ट घ्यायचे का सर? चलो थैंक यू. ये देखो मेरे पास भी ये सब डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो चाहिए वो सब मेरे पास भी है, आपके पास भी रखना है, क्योंकि सबको ज़रूरत है डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए. तो बहुत बड़े सर, थैंक यू. बटोळे सर आपका बहुत बड़ा थैंक यू. तो चलो हम मैंने तो सब पूरा लिख के लिया है, आपने भी लिख के लिया होगा शायद. तो कल मिलेंगे सुबह 5 बजे अपने अपने कॉल पे. यस, तो चलो थैंक यू. Present
वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।